Hello, good evening, everybody. Hemant, can you hear me? Yeah, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, good Thank evening. you. Okay, so this is our हमारा 8वां lecture है ये. This is going to be our last lecture, and this is our final live session. So we know, let me just introduce myself at the start of the video. My name is Nargis Fayaz and I am a PhD scholar at IIT Delhi. I am in the 4th year of my PhD in the Department of Electrical Engineering. So हम जो ये कोर्स कर रहे हैं इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशंस और मेनली इसकी भाषा जो है वो हिंदी है बट आई यूज़ अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. आई होप you understand that, and I'll just start the lecture in just 1 more minute. सो दो किताबें जो हमें इसमें कंसल्ट करनी है जिससे मेनली ये हमारा जो भी सर ने पढ़ाया है वो डिराइव हुआ है, वो 2 किताबें हैं. एक है वायरलेस कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस बाय थियोडोर एस रैपापॉर्ट एंड वायरलेस कम्युनिकेशन बाय एंड्रिया गोल्डस्मिथ. तो लास्ट लेक्चर में भी हमने OFTM के बारे में ही कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी. सर ने बहुत ही एक्सटेंसिवली 4th जो 7th वीक और 8th वीक के बहुत सारे लेक्चर्स हैं उसमें आपको साइक्लिक प्रीफिक्स जो भी OFDM के रिलेटेड चीज़ें हैं वो पढ़ाई है. मेरा काम यहाँ पे मेनली क्वेश्चन सॉल्व कराना है आप लोगों को और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. तो जो साइक्लिक प्रीफिक्स वाला कॉन्सेप्ट है OFDM में वो मेनली हम 2 पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. एक तो ISI अवॉइड करने के लिए इसको हम इंटर सिंबल इंटरफेरेंस बोलते हैं और वो रिसीवर पे होती है. रिसीवर पे ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल वी हैव दिस पर्टिकुलर रिसीवर एंड वी गेट दिस. हमारे पास एक सिग्नल आती है एंड फिर दूसरी सिग्नल आती है एंड तीसरी सिग्नल आती है. तो वी हैव जो इन डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स है हमारे पास सिग्नल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मिलेगा, उनके बीच में आपस में इंटरफेरेंस होती है तो हम रिसीवर पे उसको वो नाम देते हैं ISI. तो ये कोहेरेंस टाइम पे भी डिपेंड करता है. ये डिपेंड करता है कि हाउ मच कोहेरेंस दिस चैनल हैज़. एक पर्टिकुलर अगर उस ड्यूरेशन में जिसको हम कोहेरेंस टाइम बोलते हैं उस ड्यूरेशन में अगर डिफरेंट कॉपीज ऑफ हमें सिग्नल सिंबल मिलती है तो उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं. दैट इज़ ओके बट आफ्टर सम टाइम इट्स नॉट ओके और वो आपस में इंटरफेयर करने लगते हैं फिर. और दूसरे वाली इंटरफेरेंस हमारे पास है दैट्स कॉल्ड एज कैरियर इंटरफेरेंस. जो हम मल्टीपल कैरियर्स OFDM में यूज़ कर रहे हैं उसमें हम उनमें आपस में भी ये हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे एक कैरियर है और फिर हमारे पास दूसरी कैरियर है मे बी दूसरी फ्रीक्वेंसी बैंड पे कि हमारे पास अगर F0 है, दूसरा हमारे पास होगा F0 प्लस सम अदर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम यूजुअली 1 अपॉन मिनिमम 1/TN तो होगा ही वो, ताकि वो आपस में ऑर्थोगोनल हो जाए. ऑर्थोगोनैलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जो ऑर्थोगोनैलिटी है उससे क्या होता है कि जो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक मल्टीपल जो कैरियर्स होते हैं वो आपस में इंटरफेयर नहीं करते. इट मीन्स कि अगर हम उनको उनका हम स्पेक्ट्रम देखें और फिर दूसरे का जहाँ पे किसी का हाई होगा वहाँ पे मतलब इट्स ऑपोजिट कि इसके जहाँ पे नल वैल्यूज होंगे वहाँ दूसरे का. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ऐड दिस पर्सन. ओके. सो तो मेन पर्पस जो हमारा साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करने का है वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाउ वी ऐड द साइक्लिक प्रीफिक्स और सर ने भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है. वो उसका मेन पर्पस है. एक तो ISI अवॉइड करना जो मेनली हम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसीवर देखते हैं. एंड कैन यू प्लीज टर्न ऑफ द वीडियो हेमंत, इट्स अ लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी. एंड हमारा जो इंटर कैरियर इंटरफेरेंस है उसको भी अवॉइड करता है. पर इसका एक ड्रॉबैक भी है. सिंस हमने अज्यूम किया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये हमारा गार्ड इंटरवल है और ये हमारा गार्ड इंटरवल है और इस टाइम में हम सिंबल को भेज रहे हैं, ये TN है हमारा, मल्टीपल सिंबल्स होंगे हमारे पास, तो दिस इज TG. तो अगर इसमें थोड़ा सा ये डिले भी आता है इस तरीके का
ऐसे, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है वो इस वाले सिंबल के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा है। बट कभी ऐसा होता है कि जो डिले है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस केस में क्या होगा कि ये और ये सिंबल जो है वो आपस में इंटरफेयर करते हैं। बट अगर मेनली ऐसा नहीं होता, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। बट अब हमें देखना है कि जो हमारे पास हमने साइक्लिक प्रीफिक्स यूज किया है व्हाट उसका ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होगा। हम सिंस वी आर यूजिंग दिस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटर सिंबल इंटरफेरेंस एंड इंटर कैरियर इंटरफेरेंस, इससे हमारा जो ये है नंबर ऑफ सैम्पल्स वो बढ़ जाते हैं। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ जो डेटा रेट है या बैंडविड्थ हमारी यूजेज है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज नाउ वी आर सेंडिंग सम एडिशनल सिग्नल्स सिंबल्स ऑल्सो। हमें पता है कि ये जो यहाँ पे है इट इज़ जस्ट अ रिपीटिशन, जो यहाँ पे था उसको हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, ऐसे ही जो यहाँ पे होगा उसको फिर हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। इट मीन्स कि जो हमारा एक ओरिजिनल सिंबल था उसके जो लास्ट कुछ टाउ नंबर ऑफ ये है सैम्पल्स हैं, हम उनको प्लेस करते हैं सामने। तो उसकी वजह से फिर आपस में जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो टी एन को हम रिप्रेजेंट कर, यहाँ पे जो एन है नंबर, टी एन इज द ड्यूरेशन ऑफ द पर्टिकुलर सिंबल ओ एफ डी एम सिंबल, and n is the number of the samples उस symbol में, tg is the time duration of this guard interval, and tau are the number of samples इस वाले इसमें symbol में, जो मतलब front में हमारा portion है इसका। एंड द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स हमारे पास कितने होंगे अब, दैट इज मतलब एक पर्टिकुलर सिंबल में अगर हम देखा जाए कि एक ओ एफ डी एम सिंबल में अब एक तो हमारा नॉर्मल डेटा भी होगा और हमारा जो गार्ड इंटरवल के सैम्पल्स है वो भी होंगे। तो इट विल बी टाउ प्लस एन। एंड अगर हमारे पास ओरिजिनल डेटा रेट एन थी विदाउट यूजिंग दिस गार्ड वाला पार्ट, तो अब हमारे पास जो डेटा रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब हम डेटा भी भेज रहे हैं बट उसके साथ एक रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन भी भेज रहे हैं जो बस प्रोटेक्शन के लिए है, उसका कोई और काम नहीं है। तो ये जो हमारी डेटा रेट ओरिजिनली एन थी वो अब सॉरी आर थी, that has been reduced to n multiplied by r divided by n plus tau। इसमें एक स्पेशल केस भी हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने गार्ड बैंड यूज़ नहीं किया है, गार्ड इंटरवल, तो उसमें जो टाउ होगा वो ज़ीरो होगा। फिर इन दैट केस हमारा जो रेट होगा वो सिंपली आर ही होगा। इट्स लाइक एन आर डिवाइडेड बाय एन, तो इट मीन्स कि इट विल बी आर। अभी हम एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे, इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ सैम्पल्स फॉर दिस साइक्लिक प्रीफिक्स जो हमने सैम्पल्स यूज़ किए हैं दैट इज़ 8, और जो हमारे नंबर ऑफ डेटा सैम्पल्स है वो है 32, व्हाट इज़ द ओवरहेड एंड व्हाट इज़ द रिड्यूस डेटा रेट। इसमें ओवरहेड कितना होगा और डेटा रेट कितना रिड्यूस होगा। पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास द नंबर ऑफ सैम्पल्स इज़ 8 and n is 32। ओवरहेड की फॉर्मूला ये है कि इट्स लाइक कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा बिट्स है वो कितना है, मतलब इनका रेशो कितना है, द नंबर ऑफ, मतलब ओवरहेड इज लाइक द प्रोपोर्शन जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है। तो टाउ अपॉन एन दैट इज 8 अपॉन 32, that is 0.25। 0.25 is overhead, means कि this portion of this हमारा जो symbol है that is extra, it's an overhead। और इनके रेशो से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा बिट्स है हाँ वो कितने हैं, और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास जो मतलब सैम्पल्स जितने एक्स्ट्रा है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ हमारा डेटा सैम्पल्स जो है। अब जो हमारी रिड्यूस्ड रेट होगी, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में अभी देख चुके हैं जो हमारा फॉर्मूला था कि हाउ मच जो रेट रिड्यूस होगी वो था n मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय टाउ प्लस n। तो इसमें आप देख चुके हो कि एन और एन यहाँ पे कॉमन है, लेकिन यहाँ पे टाउ से प्लस हो जाएगा, तो जितने नंबर ऑफ सैम्पल ज़्यादा है उतना हमारा डिनोमिनेटर है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी रेट उतनी उतनी कम हो जाएगी। तो हम जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको प्रोटेक्शन दें, बट उसका एक ऑपोजिट में इफ़ेक्ट क्यों होगा, उसका ड्रॉबैक ये है कि हमारा जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जहाँ पे N32 था और अगर हमारा ओरिजिनल रेट आर है, इस टाइम दिया नहीं है, हमें बस देखना है कि रिड्यूस कितना होगा। डिवाइडेड बाय 40 आर, so that will be 0.8 r।
इस ये केस में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर टाउ 8 के बजाय अगर हमारे पास 10-20 होता, फॉर एग्जांपल हमने बहुत ज़्यादा ही इंटरवल ले लिया है, कार्ड इंटरवल, फिर हमारा क्या आता रिडक्शन, दैट वुड हैव बीन 32R divided by 20 plus 32, which is equal to, let me just compute this. That is 32 divided by 52, which is 0.6. हाँ 0.6 ऑलमोस्ट इतने के बराबर है। तो जितना मेरा पॉइंट ये है बोलने का कि जितना हमने साइक्लिक प्रीफिक्स यूज़ किया, ऑल्दो हम सेव कर पाएंगे मतलब सिंबल्स को आपस में इंटरफेयर करने के लिए फॉर मच लार्जर ड्यूरेशन, तो इट मीन्स कि अगर वो थोड़ा डिले ज़्यादा भी हो जाता है तब भी हमारे सिंबल्स आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट उसका जो ऑपोजिट इफेक्ट होगा वो हमारा डेटा रेट जो है वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। इसलिए हम एक फेयर ट्रेड ऑफ करेंगे इनके बीच, जहाँ कि हम बैलेंस कर रहे हैं कि हमें कितने बिट्स एक्स्ट्रा, कितने सिंबल्स एक्स्ट्रा यूज़ करने हैं, और वर्सेस कि हमें कितना डिले हम सह सकते हैं और कितना प्रोटेक्शन हमें देना है इसको। तो विल जस्ट जैसे कि इट्स लाइक क्लास के लेक्चर जैसा ही एक हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें हम बस वैल्यूज चेंज करके प्रैक्टिस करेंगे इस टाइम यहाँ पे। तो इस न्यूमेरिकल में है हमारे पास एक OFDM सिस्टम है, एक ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स वाला सिस्टम, मल्टीपल एक्सेस वाला सिस्टम है, विथ टोटल पास बैंड बैंडविड्थ जो है, वो जो टोटल बैंडविड्थ हमारे पास अवेलेबल इस टाइम वो है 2 मेगाहर्ट्ज। और अगर हम एक आइडल इसमें हमने एक आइडल न्यूक्विस्ट फिल्टरिंग अज्यूम की है, एंड जो सिंगल कैरियर सिस्टम है वो इट वुड हैव हैड सिंबल टाइम ऑफ, मतलब हर किसी सिंबल का जो टाइम है दैट इज 0.5, मतलब अगर एक हम सिंगल कैरियर सिस्टम यूज़ करेंगे तो उसमें एक सिंगल कैरियर ही इस बैंडविड्थ को मतलब यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू TS इज इक्वल टू 1/B, क्योंकि एक ही कैरियर में वी आर ट्राइंग टू पास दिस पर्टिकुलर सिग्नल। The channel has a maximum delay spread of जो maximum delay channel का है that is 4 microsecond। हमें अज्यूम करना है कि हम कोई M क्वाम मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं, अभी M पता नहीं है हमारे पास, बट हम क्वाम मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं। वो मॉड्यूलेशन है जहाँ पे एम्पलीट्यूड और फेज दोनों हम चेंज करते हैं कैरियर का डिपेंडिंग ऑन द मैसेज सिग्नल, और इट्स अ वेरी गुड मॉड्यूलेशन स्कीम। It's a bandwidth efficient modulation scheme. That's some points I'm adding to just recap. अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी है डिफरेंट चीज़ों के बारे में, मॉड्यूलेशन स्कीम्स के बारे में एंड ऑल, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम मल्टी कैरियर सिंगल कैरियर टू मल्टी कैरियर, विच इज़ जिसका एग्जांपल है OFDM, जिसमें ऑर्थोगोनल मल्टी कैरियर्स होते हैं जो आपस में इंटरफेयर नहीं करते हैं क्योंकि हम उनके बीच में 1/TN जैसा डिस्टेंस रखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ सब कैरियर्स दिए हैं वो है 256 सब कैरियर्स, तो हमारे पास 250 सब कैरियर्स है। इससे ज़्यादा भी होते हैं हमारे जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं। द लेंथ ऑफ द साइक्लिक प्रीफिक्स जो है, जो टाउ दिया है हमारे पास, वो है 16 सैम्पल्स टू अवॉइड ISI। हमें पता करना है कि हमारी जो सब चैनल बैंडविड्थ है वो कितनी है। हमें पता करना है टोटल ट्रांसमिशन टाइम जो होगा एक OFDM सिंबल का टोटल ट्रांसमिशन टाइम हमें पता है, जो टोटल ट्रांसमिशन वो होगा हमारे पास जो ओवरहेड है वो वाला TGB प्लस TNB, वो पता करना है हमें। द ओवरहेड हमें पता करना है ऑफ द साइक्लिक प्रीफिक्स एंड द डेटा रेट ऑफ द सिस्टम, अगर हम अज्यूम करते हैं M इक्वल टू 64। तो लेट्स स्टार्ट, पहले हम देखते हैं कि व्हाट हैज़ बीन गिवन। हम एक हाँ लेट्स जस्ट एक बार हम ओवरऑल देख लेते हैं। वी हैव बीन गिवन B इक्वल टू ट्वाइस 2 मेगाहर्ट्ज। वी हैव बीन गिवन, अगर एक सिंगल कैरियर सिस्टम में होता तो इट वुड हैव बीन 1/B, दैट इज 0.5 माइक्रोसेकेंड। चैनल का डिले दिया है, डिले स्प्रेड दैट इज 4 microseconds. We have been given n number of subcarriers 256. We have been given number of 16. तो ये हमारे पास यहाँ पे एक सिंबल का टाइम ड्यूरेशन है। अब हम अगर देखेंगे आगे चल के हाउ मच वी, हाँ लेट्स, तो ये हमारे पास ये चीज़ें गिवन है। हमारे पास ये गिवन है कि हमने एक M को हम यूज़ किया है और अभी हमें पता नहीं है M का क्या वैल्यू है जब यूज़
करना होगा तब पता चल जाएगा हमें। और हमें इसमें देखना है, पहले ही हम देखेंगे सब channel bandwidth. We have to find the sub channel bandwidth. इसको हम बोलते हैं डेल्टा एफ। सो जो सब चैनल बैंडविड्थ होती है हमारी, उसका फॉर्मूला है डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1/Tn. दिस इज द टाइम फॉर सब चैनल, दिस इज फॉर द डेटा के लिए जो टाइम होगा, तो दिस इज द सब चैनल बैंडविड्थ और दिस इज द टाइम पर सब चैनल। तो जो हमारे पास Tn होगा दैट विल बी, मतलब वो टाइम जो सारे सैम्पल्स जो हमने सेंड कर रहे हैं डेटा का एक OFDM पर पर्टिकुलर सिंबल में, वो सारे सैम्पल्स होंगे। हम n कर रहे हैं उस टाइम सेंड, हमने देखा है कि ऐसा इंटरवल होता है जहाँ पे ये दिस इज Tg, दिस इज Tn, इसमें होते हैं हमारे पास टाउ और इसमें होते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ सैम्पल्स। n मल्टीप्लाइड बाय जो एक सिंबल का टाइम ड्यूरेशन होगा TS। ये हमारे पास ये है 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। यहाँ हम देखेंगे, अभी हमने देखा था ये 0.5 माइक्रो सेकेंड है TS। And when we multiply these we get 128 microseconds है हमारा Tn। तो हमारा डेल्टा F is just the reciprocal of that. Micro will be like this, which is almost equal to 7.8 kilohertz. तो हमारा डेल्टा एफ जो है, जो हमारा सब चैनल बैंडविड्थ है, हर किसी चैनल का जो बैंडविड्थ होगा वो अब रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 2 मेगाहर्ट्ज टू 7.8 किलोहर्ट्ज। और ये वो सिनेरियो है जहाँ पे हम 256 सब कैरियर्स यूज कर रहे हैं। हमने ये देखा था, इट्स वन ऑफ द मेन पॉइंट्स जो फायदा है हमारे मल्टी कैरियर सिस्टम्स का। हमारे मल्टी कैरियर सिस्टम्स का यही बेनिफिट है फ्रॉम सिंगल कैरियर सिस्टम्स कि एक सिंगल कैरियर जो बैंडविड्थ होता है एक पर्टिकुलर हमारे डेटा का, वो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो चैनल है वो उसको दिखती है एज अ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग चैनल होती है उसके लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं डिज़ाइन में। और जो हमारे पास फिर हम मल्टी कैरियर सिस्टम्स यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास मल्टीपल कैरियर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो चैनल होती है। कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक प्लीज अभी। ओके, सो वी हैव हाँ, तो मल्टी कैरियर सिस्टम्स में जो हम फिर मल्टीपल कैरियर्स यूज़ करते हैं, उसके लिए फिर जो बैंडविड्थ होती है पर्टिकुलर सिंबल की, वो कम हो जाती है। हमारे जो पर्टिकुलर कैरियर्स की जो बैंडविड्थ होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो चैनल उनके लिए इट कैन बिकम, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में इट बिकम्स अ फ्लैट फेडिंग चैनल। और वो जो मतलब हमारे पास मतलब फ्लैट फेडिंग इज लाइक कि दैट इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल जिसमें हम डील कर सकते हैं। बहुत सारे अजम्पशंस हम उन पे काम करते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि जो चैनल का रिस्पॉन्स है वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कांस्टेंट रह रहा है, विच इज अ गुड थिंग। ओके, सो मूविंग ऑन, अभी हमें इसमें निकालना है दूसरा चीज, वो है टोटल ट्रांसमिशन टाइम। द टोटल ट्रांसमिशन टाइम T जो होगा दैट इज इक्वल टू Tn प्लस Tg। सो हम अभी बात कर रहे थे इसकी कि ये जो टोटल टाइम होता है, ये टोटल टाइम है हमारा, वो इज सम ऑफ दीज टू पर्टिकुलर टाइम्स। हम ऑलरेडी Tn निकाल चुके हैं इधर, यहाँ पे Tn 128 माइक्रोसेकेंड। सो Tg भी बराबर होगा, इट्स लाइक द नंबर ऑफ सैंपल्स मल्टीप्लाइड बाय द
time per sample. So that is हमारे पास tau is 16. Okay, we have this tau equal to 16 multiplied by 0.5 microseconds, which is equal to 8 microseconds. We'll add this 8 microseconds. Although ये इस time duration में इसकी comparison में बहुत कम होता है, but still it will मतलब उसको हमारा जो signal है उसका time duration बढ़ाएगा ये. तो अब हमारे जो total time duration है हमारा transmission time वो 136 है. 136 microseconds. And अभी हमें इसके बाद ढूंढना है इसका overhead, the cyclic prefix. हमने देखा था overhead हम कैसे measure करते हैं. It's the ratio of the number of samples in this time interval Tg and फिर देखना number of samples in हमारा Tn, that is 16/256, which is equal to 0.0625. तो अगर हम परसेंटेज में देखें कितना ये परसेंटेज है हमारा ओवरहेड, दैट इज 6.25%. इस क्वेश्चन में जो डी पार्ट है दैट इज द डेटा रेट ऑफ द सिस्टम. हमें निकालना है डेटा रेट ऑफ द सिस्टम जब हमारे पास जो मॉड्यूलेशन है, क्योंकि हम एम को हम यूज कर रहे हैं. वो है 64, तो हम कर रहे हैं 64 को हम यूज. ओके, हमारा के क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल जो होता है दैट इज 6, because 2 to the power 6 is 64. So we have 6 bits symbol for subcarrier. See subcarrier में in इस केस ट्रांसमिशन टाइम है उस टी टाइम, पर्टिकुलर टी टाइम में जब हमारा यहाँ पे सॉरी ये हमारा टी जी है और यहाँ हमारा टी एन टाइम है. टाइम में क्या होगा कि एम को हम यूज कर रहे हैं 4 को हम, तो हमारे पास जो 6 बिट्स हर किसी सिंबल पे और हर किसी सब कैरियर पे हम ये putting so many bits और this particular हर किसी सब मल्टीपल सब ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो आर होगा रेट होगा दैट विल बी मल्टी. मैम आपका वीडियो पॉज हो गया और आवाज पे रुक रुक के आ रही है, हमारी साइड से प्रॉब्लम नहीं है. मेरे नेटवर्क में ही प्रॉब्लम हो गई है. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. लेट मी जस्ट कनेक्ट एक बार इसको मैं देखती हूँ. Since I am working in a low network area today, so I'll just keep my camera off and just work with the voice. ठीक है? Voice ठीक आ रही है ना आप? Because I think bandwidth ज़्यादा यूज हो रही है. Yeah. Okay, फिर ठीक है. So we have k multiplied by n divided by t, which is equal to 6 multiplied by 256. हमारा t हमने we found out it to be 136 microseconds. This comes out to be 11.29 megabits per second. तो इस क्वेश्चन में we found out the sub channel bandwidth which is equal to 1/Tn. We found out total transmission time which is equal to Tn plus Tg. We found out the overhead and
हमने देखा टोटल हमारा रेट क्या होता है एक पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन ऑर्डर के साथ। मैम आपका वीडियो पॉज हो गया है, सॉरी ये जो स्लाइड्स थी वो पॉज हो गई। ओके, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन, मतलब पहली बार आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एंड आई एम यूजिंग माय होम नेटवर्क, तो आई जस्ट मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही शिफ्ट करती हूँ ये स्लाइड्स को, ठीक है? जब पॉज हो जाए जस्ट लेट मी नो। अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है ना, न्यूमेरिकल 2 आ रहा है। नहीं 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 मैम, आर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय एन अपॉन बी पे ही है। जब ये शिफ्ट अच्छा, होगा ओके 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 सिर्फ डेटा रेट पे ही। ओके, तो अभी शिफ्ट नहीं हो रहा क्या? नहीं 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 मैम। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट।
हेलो हेमंत, अब ठीक है क्या? Yeah, ma'am. Your voice is coming, but nothing is coming on screen. ये स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? Yeah, yeah. Only ma'am, NF is written. That's all. No slides. ओके, आई मीन can't you see this numerical too? No, 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 no. Should I leave and again join? Yeah, you try that please. Yeah, ma'am. Now I'm getting numerical number 2. अब आ रहा है? Yeah, 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 yeah. And can you hear my voice? Yeah, yeah, yeah. Okay. Well, ma'am, I'm there is I'm one small doubt in previous question. हाँ, Uh, please ask. like ma'am, for this sampling rate, हाँ, sorry, this this bit rate. So in the bit okay. rate, ma'am, you have taken n as a 128. Sorry, 256 or 128 according to the question. हम्म It is 256, 256. But हम्म ma'am, n 256 is for the data symbols, right? हाँ And हाँ हाँ for guard symbol, it is a 16. So हाँ. total number of n should be 256 plus 16. But you have to find the All, data rate, right? You have to find the data rate, not the total जो symbol rate है. Data rate ढूंढनी है हमें, तो सिर्फ डेटा की ही बात करेंगे हम इसमें, ठीक है? इसमें हम सिर्फ डेटा की ही बात करते हैं, बिकॉज हम डेटा रेट की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द सिंबल्स. अगर वो भी लोगे आप उनमें साथ तो आई मीन व्हाट इज द 256 इज द नंबर ऑफ मल्टीपल कैरियर्स, राइट? वो आप क्यों बोल yeah. रहे हो? तो व्हाट इज द इशू? Like for n, because in the हम्म numerical earlier also in the class also sir told this thing that n is nd plus ng. Okay, हम्म data subcarriers and this guard subcarriers. Okay, so total ओके. n should be 256 plus 16. Although in the class नहीं नहीं नहीं, also the व्हाई sir, व्हाई आर यू सेइंग इट शुड बी 256? फिर से बोलो, 256 क्यों होने चाहिए? 256 are the total subcarriers यस, plus 256 हाँ. 16 samples for the guard. So total number of No, samples no, in no, a no, 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 no. You just no. You are not. Yeah, you're confusing it. Let me just clear yeah, this. yeah, So let me just clear some space. I'll tell you what you're thinking. See, जो आप बोल रहे हो ना n, that is the number of subcarriers. ठीक है? okay. It means that is the number of subcarriers we're going to have, like Okay, this. एंड ऑन एवरी सब कैरियर, हर किसी सब कैरियर पे आप कुछ डेटा भेज रहे हो, एन एन सब गार्ड्स टाउ, एन सॉरी टाउ पहले आएगा फिर एन आएगा, टाउ पहले आएगा फिर N. ये हर किसी पे हो रहा है, तो इस वाले एन को और इस वाले एन को कंफ्यूज मत करो आपस में, ठीक है? I can just from this. So this the n that is just near to this tau is a nd. That is the data sample. टाउ इज नॉट एन डी. एन डी क्यों होगा No, no, टाउ? no, फिर no, ma'am. And that you have written just near to tau, it should be nd in the data sample and guard sample. ओके, यहाँ पे इसमें बोल रहे हो फॉर्मूला में जो हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे, Yeah, यहाँ yeah. तो हम सब कैरियर्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ हम एन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सब कैरियर्स की बात कर Slides. रहे हैं. यहाँ जो मैं आपको बता रही थी ना अभी, R इक्वल टू 6 इंटू 256 डिवाइडेड बाई टी. तो यहाँ तो सब Okay. कैरियर्स की बात हो रही है ना, एन सब कैरियर्स की बात हो रही है कि कितनी सब कैरियर्स में कितने बिट्स ट्रांसमिट होंगे हमारे. हेलो. Why do people just join and just keep their mics on? नहीं सब मैक्सिमम में आता है 20-22. Okay. Now I have got it. Okay, thank you. नहीं हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना थोड़े डिफरेंट अल्फाबेट्स, सेम अल्फाबेट्स यूज हो जाते हैं किसी किसी चीज में, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता. Yeah.
because ma'am in this OFDM na there are a lot of symbols हाँ. that we have used na, Yeah. and T and T and T like that. Yeah. That's why I know. ठीक है, let's move on to the next numerical. So in this we have to design an OFDM system जिसमें हम ट्रांसमिट करेंगे 5 मेगाबिट्स पर सिंबल. हमारा 16 कॉम मॉड्यूलेशन यूज हो रहा है. सैम्पलिंग रेट हमारे पास जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज है. हमारे पास जो मैक्सिमम चैनल का डिले स्प्रेड है वो 15 माइक्रोसेकेंड्स है, और जो साइक्लिक प्रीफिक्स है वो इसके बराबर है. तो मतलब इन्होंने जो मैं बोल रही थी ना कि हम चाहते हैं कि जो डिले है उसके ही बराबर हमारा जो ये साइक्लिक प्रीफिक्स हो, ताकि हम ना ज़्यादा वेस्टेज करें टाइम का, और ना ही हम ज़्यादा ये करें, मतलब ज़्यादा टाइम भी ना दे और कम प्रोटेक्शन भी ना दे. तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने जो मैक्सिमम डिले था उसी के बराबर हमारा ये सेट कर दिया है सीपी, साइक्लिक प्रीफिक्स. ठीक है. तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं 6 गार्ड सब कैरियर्स एट ईच एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. जो हमारा स्पेक्ट्रम है पूरा, उसमें ये पहले वाले 6 और लास्ट वाले 6 सब कैरियर्स, ये याद रखो आप, सब कैरियर्स यूज कर रहे हैं ऐसे ही इस गार्ड के लिए. मतलब एक तो वो हम गार्ड बैंड यूज कर रहे थे, गार्ड इंटरवल, दैट इज डिफरेंट, वो हर किसी सब कैरियर पे अलग अलग है. अब हमारे पास जो मल्टीपल सब कैरियर्स है उनके एंड्स पे भी हमने 6 गार्ड बैंड के सब कैरियर रख दिए है, ताकि उनमें भी आपस में इंटरफेरेंस ना हो. तो अब हमें इसमें ढूंढना है टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स कितने हैं हमारे पास, एंड द टोटल ट्रांसमिशन टाइम कितना है हमारे पास. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो है डेटा रेट, दैट इज 5 मेगाबिट्स पर सेकेंड. सैम्पलिंग रेट जो हमारा है उसी को हमने बैंडविड्थ यहाँ पर रखा है, दैट इज द इक्वल टू सैम्पलिंग रेट. जो हमारे पास एन जी है, नंबर ऑफ गार्ड, अब जो हमारे पास गार्ड होंगे, गार्ड सब कैरियर्स है वो है 2 into 6, क्योंकि दोनों साइड से हमारे पास 6 है, तो दैट इज 12. ये हमारे पास है गार्ड सब कैरियर्स, ना कि गार्ड इंटरवल्स. सब कैरियर्स मतलब जो हमने बहुत सारे सब कैरियर्स सेंड किए उनके सामने और पीछे 6 सब कैरियर्स को बस एज गार्ड सब कैरियर्स यूज किया गया है. हमारे पास जो मैक्सिमम डिले स्प्रेड है वही है बराबर हमारा साइक्लिक इंटरवल के बराबर है, और वो है 15 माइक्रोसेकेंड्स के बराबर, और हमारा जो मॉड्यूलेशन का ऑर्डर है दैट इज 64. पहला पार्ट में वी हैव टू फाइंड n, दैट इज ng प्लस nd. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर. इट मीन्स कि एक तो हमारा ये ng होगा जो ये और ये है, और बीच में जो हमारा nd है जिसमें हम डेटा भेज रहे हैं. तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स. दिस इज टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स, एंड दिस इज number of guard subcarriers. This is the number of data subcarriers. And we also know that जो हमारे पास T होता है, टोटल जो हमारा इंटरवल है, एक OFDM ट्रांसमिशन टाइम जो है उसका सिंबल, OFDM सिंबल का टोटल ट्रांसमिशन टाइम जो है वो बराबर है TN प्लस TG. ये है. अब ये हम एक OFDM से इसकी बात कर रहे हैं. अब आप कैरियर्स को मत सोचो, ये इट इज एक पर्टिकुलर कैरियर पे जो हमारा वो सिंबल है T ड्यूरेशन का, उसमें हमारे पास एक गार्ड इंटरवल TG है, और हमारे पास TN है जिसमें हम इसको कर रहे हैं सिंबल की जो असली ड्यूरेशन है जहाँ पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं. हमें ये भी पता है कि TN इज इक्वल टू 1/Δf फॉर ऑर्थोगोनैलिटी. एंड देन जो हमारे पास रेट है, जो रेट दी गई हुई है, दैट इज 5 into 10⁶ bits per second. We know this वाला formula, k into nd divided by t is equal to r. तो हमारे पास जो since we have m equal to 64,
तो k का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 6. दिस इज 6 into nd divided by t equal to 5 into 10 raised power 6. इस t की जगह हम ये भी लिख सकते हैं t is equal to tn plus tg. tn plus tg. This will be our first equation. क्योंकि इसमें अब ये अननोन है nd and tn. tg तो हमें दिया हुआ है, तो we have this unknown and this unknown. तो we'll also need another equation जहाँ पे ये दो unknowns होंगे, और वो equation हमें कहाँ से आएगी अब? That equation will come from जो हमारा sampling rate का constraint है. n times जो हमारा होगा sampling frequency is equal to the bandwidth. तो this is n जो होगा उसमें हमारे पास डेटा होगा और n g होगा. ये अब ये हो रही है गार्ड गार्ड सब कैरियर्स की बात, और यहाँ पे है हमारे पास डेटा सब कैरियर्स की बात हो रही है. ये हमें पता है इट इज इक्वल टू Tn. तो nd प्लस ng डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू Tn. एंड इसमें अगर हम देखेंगे nd प्लस ये हमने देखा था 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, जो हमने देखा था कि यहाँ पे 6 नंबर ऑफ गार्ड सब कैरियर्स है और यहाँ नंबर ऑफ 6 गार्ड सब कैरियर्स है, फिर बाकी डेटा सब कैरियर्स है, तो वो हो गया 6 ट्वाइस, दैट इज 12. बैंडविड्थ है 1 मेगाहर्ट्ज. इसमें हमारे पास वही Tn और Nd है, और यहाँ पे भी Tn और Nd है जो हमारे पास अननोन्स है. तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस है वो है हमारे पास 6Nd डिवाइडेड बाय Tn प्लस Tg का ये वैल्यू है 15 माइक्रोसेकेंड्स इक्वल टू 5 into 10 raised power 6, दैट इज 5 megabits per second. और यहाँ पे है Nd प्लस 12 डिवाइडेड बाय 10 raised power 6 इक्वल टू Tn. तो ये दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है. हमें कर रहे हैं सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन. यहाँ हम ये Tn का वैल्यू पहले वाले में यूज कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. दैट विल बिकम 6Nd upon Nd plus 12 divided by 6 plus 15 into 10 raised power minus 6 equal to 5 into 10 raised power 6. बस इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है. मीन्स कि अगर हम इसको यहाँ से निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दे, फिर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, फिर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड विल गेट 5Nd डिवाइडेड बाय Nd plus 12 plus 15 equal to 5. यहाँ पे फिर विल गेट Nd is equal to 135 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि बस अब हमारे पास सिर्फ Nd ही है जो अननोन है. तो Nd हमारे पास 135 मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे 6 गार्ड सब कैरियर्स है, फिर हमारे पास है 135 डेटा सब कैरियर्स, फिर हमारे पास फिर से 6 गार्ड सब कैरियर्स है. अभी Nd का वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ इक्वेशन 2 में, हमें निकलेगा Tn का वैल्यू. Excuse me, madam. Can we calculate Tn value from Tn is equal to 1 upon delta f? Excuse me, what? Can we calculate Tn? Yes, Tn is equal to 1 upon delta f, na, madam? Tn is equal to 1 upon delta f. डेल्टा f. हाँ. डेल्टा f दिया है हमारे पास. तो बैंडविड्थ जो दिया है मैडम ऊपर में 1 मेगाहर्ट्ज. दिस इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, राइट? तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आप बोल रहे हो कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से हम Tn निकालेंगे. Yes. I am thinking in that way. Can we do this?
I don't think so. No. I mean, डेल्टा एफ हमारे पास दिया नहीं है, हमारे पास बी दिया हुआ है, राइट? डेल्टा एफ इज द स्पेसिंग है ना, दिस डेल्टा एफ इज द हाँ, स्पेसिंग, डेल्टा इज द स्पेसिंग, या सैंपल्स के बीच में नॉट द स्पेसिंग है। टोटल बैंडविड्थ। नो। ओके ओके, इट डिपेंड्स कि अगर हमारे पास सिंगल कैरियर सिस्टम है, मल्टी कैरियर सिस्टम है। सिंगल कैरियर सिस्टम में वी कैन डू इट, इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, पर मल्टी कैरियर सिस्टम में नहीं कर सकते ना, मल्टी कैरियर से वी हैव मल्टीपल कैरियर्स एंड ऑल, ठीक है? So this is 135 plus 12 microseconds. So Tn is equal to 147 microseconds. please repeat two equations that we from where we have calculated this nd. Nd or Tn? Yes. Nd, na, right? Okay. Yes, yes. Yeah. मेन हमने स्टार्ट इन दो इक्वेशन से किया है, यू सी? हाँ, yes. एक तो हमारे पास ये नंबर ऑफ जो टोटल सब कैरियर्स होते हैं, ये बात, लेकिन यहाँ पे सब कैरियर्स की हो रही है, और ये बात हो रही है एक सब कैरियर पे हमारा जो ट्रांसमिशन टाइम है उसकी बात हो रही है। इन दो को हम आगे देख के सॉल्व करते हैं। हमारे पास रेट भी दी हुई है, उसका एक फॉर्मूला है कि रेट कहाँ से आती है। रेट आती है कि हमारे पास कितने डेटा वाले ये है, हमने डेटा वाले मतलब क्या हमारे पास नंबर ऑफ सब क्या, हाँ, डेटा कैरियर्स है, और उसमें हम कितने बिट्स भेज रहे हैं एक पे, और डिवाइडेड बाय द टाइम जो लग रहा है उसमें डेटा रेट है आएगा। तो वहां पे फिर जब हम यूज करते हैं ये इक्वेशंस, हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे आती है, यहाँ पे टी एन, क्योंकि टी हमने देखा यहाँ पे इज इक्वल टू टी एन प्लस टी जी, वहां से आती है। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे सैम्पलिंग रेट वाली इक्वेशन से, जी यहाँ पे है नंबर ऑफ और ये कैरियर्स। मैंने इसलिए बताया था ना आपको कि ये बी जो है ना, इसको आप डेल्टा एफ भी लिख सकते हो सिंगल कैरियर सिस्टम में। इससे पहला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने डायरेक्टली बी को माना था डेल्टा एफ, क्योंकि हमने फिर टी इसी से निकाला था, 1/डेल्टा एफ से ही, जो आप बोल रहे थे ना अभी, वहीं से निकाला था, क्योंकि वहां पे हमारे पास सिंगल कैरियर सिस्टम की बात हो रही थी पहले स्टार्ट में, बट हमारे मल्टी कैरियर में होंगे ना एन नंबर ऑफ मल्टी कैरियर्स, तो उस केस में ये फैक्टर। मैडम यू आर टोल्ड फॉर मेंटेनिंग ऑर्थोगोनैलिटी टीएन इज इक्वल टू 1/डेल्टा, क्योंकि हमने उस सिस्टम को एक्सटेंड किया था। तो कब डिड यू आपने पहले वाले क्वेश्चन में अटेंड किया था? आई डोंट थिंक आप पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ थे। मैं थोड़ा लेट अटेंड किया, ज्वाइन किया। हाँ, तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ये बताती कि हमने वहाँ पे सिंगल कैरियर सिस्टम से ही स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे जो एन स्टार्टिंग में 1 था, तो तब हमने बी इक्वल डेल्टा एफ वहां से वहीं से दिया था। मैं इस टाइम बोल रही हूँ कि इस टाइम आप नहीं कर सकते हो सीधे 1/डेल्टा एफ, क्योंकि आपके पास एन वाला फैक्टर आता है और वो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, आपके पास नहीं है एनडी नहीं है आपके पास, ठीक है? तो आप इसीलिए इक्वेशन यूज कर रहे हो और दो इक्वेशंस बना रहे हो, जिसमें एनडी और आपके पास जो है टी एन, आपने दो इक्वेशंस में दो अननोन रखे हैं, तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी आपको। तो मेन इन्हीं से निकलता है आपका वो, इन दो इक्वेशन से जब आप सॉल्व करते हैं इनको आगे। मैं अभी आपको ये नोट्स भी शेयर करूंगी, सिंस हमें आज बहुत और भी चीजें डिस्कस करनी है, तो आई जस्ट मूव ऑन। बट यहीं से हमारे पास अभी इक्वेशन आती है, आप ये लेक्चर और भी देख सकते हो फिर रिपीट करके। वी ओनली हैव 1 आवर लेफ्ट, ठीक है? तो बस या ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक बार मैं देखती हूँ, हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व, हाँ, सी वी फाउंड द टीएन वैल्यू एंड वी फाउंड द एनडी वैल्यू, ठीक। तो इट्स जस्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि अभी आप मुझे बताओ, हमने ओएफडीएम के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था और आपने लेक्चर्स में ही पढ़ा है, तो मैंने कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे पुट डाउन किए हैं, जो है किसके, हाई स्पेक्ट्रल लाइक ओएफडीएम के जो एडवांटेजेस है, जैसे कि आपको बताना इसमें से एक ऑड वन आउट है जो नहीं है उसका एडवांटेज। I mean like I have not kept it like a secret, उस पे लिखा हुआ है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज हाई स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। तो एफडीएम में हाई स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इसीलिए है बिकॉज उसका मेन मोटिव यही था, कंपेयर टू द
सिंगल कैरियर सिस्टम्स, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं मल्टीपल कैरियर्स और विथ ऑर्थोगोनैलिटी यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हाई स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी आएगा, बिकॉज हमने जो कैरियर्स है उनको हम थोड़ा क्लोजली प्लेस करेंगे। तो OFDM का ये फायदा है एज कम्पेयर टू अदर मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, ये मल्टीपल कैरियर सिस्टम्स, इज दैट कि हमारे पास हाई ये है स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, बिकॉज वी आर प्लेसिंग द सब कैरियर्स क्लोज टू ईच अदर विथ सम ऑर्थोगोनैलिटी, वो मेंटेन होती है 1/TN से। रोबस्टनेस है अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग, वो तो मेन पॉइंट ही है, क्योंकि हमने अब उसको नैरो बैंड सब कैरियर्स में डिवाइड किया है। अब हमारे पास जो चैनल होगी, एवरी सब कैरियर विल फेस इज लाइक अ फ्लैट फेडिंग वाली चैनल। हमें इसमें एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन होती है यूजिंग FFTs एंड IFFTs होती है। देन फ्रीक्वेंसी इज फ्लेक्सिबल इन रिसोर्स एलोकेशन, रिड्यूस्ड ISI है इसमें, और सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर एक्सेस भी है, सिंपल इक्वलाइजेशन भी है, क्योंकि हमारे पास जो ये है मल्टी नैरो बैंड है इसीलिए। एंड उसके बाद हाई टॉलरेंस है टू नैरो बैंड इंटरफेरेंस, इम्प्रूव टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी भी है। OFDM always requires less transmit power than single carrier systems, ये वाला इसमें odd one out है, because OFDM में एक होता है वो, जब हम मल्टीपल कैरियर जब सिस्टम देखते हैं, वहां पे एक पॉइंट आता है जहां पे हमारा जो पावर ऑफ जो सिग्नल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें विच ऑफन रिक्वायर्स द यूज ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। इसमें वो PAPR इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स OFDM का। ऐसे हमारे पास डिसएडवांटेजेस है OFDM के, एक तो हमारे पास ये PAPR पीक टू एवरेज पावर जो रेशो है वो बहुत हाई रहता है, क्योंकि इसमें एक पीक बहुत ही हाई रहता है। एंड देयर इज सेंसिटिव टू फ्रीक्वेंसी ऑफसेट एंड फेज नॉइज, इसमें जो साइक्लिक प्रीफिक्स की वजह से थोड़ी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी कम हो जाती है, बिकॉज हमें वो प्रोटेक्शन के लिए टू अवॉइड ICI और ISIB वी हैव टू पुट दिस साइक्लिक प्रीफिक्स। कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन होती है हमारे पास, मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांसमीटर रिसीवर डिजाइन बन जाता है, द सिग्नल सफर्स फ्रॉम ICI। एंड इसमें अब एक जो इनकरेक्ट ये है कि सब कैरियर्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर। इस प्रैक्टिस क्या होता है कि सब कैरियर जो है वो ऑर्थोगोनल होते हैं, बट वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर थोड़ा सा भी ऑर्थोगोनलिटी में जो लॉस होगा तो उसकी वजह से हमारा जो वहां पे इंटरफेरेंस होगा। तो हमने लास्ट वाले जो लाइव क्लास में भी उसमें मैंने क्वेश्चंस किए थे OFDM के, और इस वाले लाइव क्लास में थोड़ा सा रिकैप किया OFDM का, बट मेनली जो इस लेक्चर में हम देखेंगे वो है मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स है हमारे पास। तो वी नो कि हमारे पास यूजर्स बहुत होते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, तो हम वो लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे जुडिशली आराम से और बिल्कुल ही मतलब परफेक्टली हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करें मल्टीपल यूजर्स में, उसके लिए हमारे पास है डिफरेंट स्कीम जिनको हम मल्टीपल एक्सेस स्कीम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग यूजर्स है वो चैनल को एक साथ यूज कर पाए, चाहे वो बैंडविड्थ में हो या फ्रीक्वेंसी में हो, चाहे वो टाइम में हो या किसी और तरीके से हो, बट इसका मोटिव यही था कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ से मतलब फायदा उठा सके इस कम्युनिकेशन का, जो चाहे डाउन लिंक हो या अप लिंक हो वो कम्युनिकेशंस का। तो जो मेन हमारे पास टेक्निक्स है जिनसे हम मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स है हमारे पास, वो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वो है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड हमारे पास है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके अलावा भी है मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स है, बट जो हमारे इसमें कोर्स में है जो मेनली डिस्कस हुए हैं वो यही 3 स्कीम्स हैं। एक बस सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हम 3 एक्सेस पे डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को लेते हैं, पहले पावर को, टाइम को और फ्रीक्वेंसी को, तो हम देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ TDM है, फ्रीक्वेंसी और पावर तो ये सेम यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का पूरा बैंड यूज हो रहा है, पावर की लेवल भी सबके लिए सेम है, बस जो लेकिन अलग अलग हो रही है वो है टाइम के बेसिस पे। तो हम टाइम के बेसिस पे अलग अलग यूजर्स को अलग अलग स्लॉट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले 5 माइक्रो सेकेंड्स एक यूजर को दे दिए, फिर दूसरे 5 माइक्रो सेकेंड दूसरे यूजर को दे दिए, फिर ऐसे ही वो रिपीट भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले यूजर को सिर्फ पहले 5 माइक्रो सेकेंड्स ही मिलेंगे, ऐसा होता है कि वो रिपीट होता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि TDM में जैसे पहले यूज होता था बहुत ही पुराना, लाइक आई गेस GSM में, तो उसमें क्या था कि वन यूजर अगर एक्सेस कर पा रहा है फॉर सम माइक्रो सेकेंड्स और उसका चैनल में मतलब बीच में
ब्रेक हो रहा है या फिर वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन ह्यूमन दैट इज नॉट, हम वो महसूस नहीं कर पाते हैं वो चेंज, हम वो बिकॉज इट्स सो स्मॉल कि हम वो परसीव नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टाइम के बेसिस पे हम डिफरेंट यूजर्स को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं कि एक यूजर को ये टाइम स्लॉट मिलेगा, फिर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम रिपीटेड साइकिल उसको ये टाइम मिलेगा, ऐसे ही फिर दूसरे यूजर का एक सेट बनता है। अब अगर हम इन्हीं 3 रिसोर्सेज को फिर से देखें, अब हम देख रहे हैं कि टाइम सबको सेम मिल रहा है, जितना टाइम उनको चाहिए उनको वो मिल रहा है, पावर भी सबका सेम रह रहा है, बट फ्रीक्वेंसी में इट मीन्स कि पहले अगर 50 किलोहर्ट्ज एक को मिले, फिर कुछ स्पेस के बाद दूसरे को, ऐसे 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 वी गेट डिफरेंट यूजर्स को हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स अलॉट करते हैं। फिर आती है बात सीडीएमए, विच इज एन, मतलब इनसे बेटर फॉर्म है बिकॉज उसमें हम फ्रीक्वेंसी भी सारा यूज कर पा रहे हैं और टाइम भी, वी यूज ऑल द टाइम एक्सेस करने के लिए चैनल को, बट हम उनको अलग अलग पावर देते हैं। इट मीन्स कि अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं, ऐसा होता है कि कुछ यूजर्स पास होते हैं कुछ दूर होते हैं, जो पास के यूजर्स होते हैं उनको हम कम पावर देते हैं, जिनकी चैनल बेहतर होती है उनको हम कम पावर देते हैं, बट वो यूजर्स जिनकी चैनल बुरी होती है या वो बहुत दूर होता है ट्रांसमीटर से, इन केस ऑफ डाउनलिंक, उनको हम कम ज्यादा पावर देते हैं। तो ऐसा होता है कि जो नजदीक वाला यूजर है वो उसकी सिंबल एक्सट्रैक्ट करता है अपनी वाली और दूसरे वाले की यूज नहीं करता, और जो फार यूजर है उसके लिए क्या होता है कि जब उसको सिग्नल मिलती है सारी ऐड वाली, क्योंकि ऐड होते हैं सारे, बाकी सब इतने कमजोर हो गए होते हैं इतनी डिस्टेंस तक कि उसको सिर्फ अपनी वाली ही समझ आती है कि जो जो बहुत पावर में उसके पास पहुंचती है। अब मैं आपको थोड़ा एफडीएमए का, मैंने तो ऑलरेडी आइडिया दे दिया है, बस थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास अगर n नंबर ऑफ यूजर्स है, हम देख रहे हैं कि एक वाले यूजर को f1 फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और फिर दूसरे यूजर को हम f2 फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास fn फ्रीक्वेंसीज होती है और इन फ्रीक्वेंसीज के बीच में एक गार्ड बैंड होता है, और ये गार्ड बैंड इसलिए होता है ताकि दो फ्रीक्वेंसीज आपस में इंटरफेयर ना करे, और उनमें जब हम फ्रीक्वेंसीज को हम नैरो फ्रीक्वेंसीज दे रहे हैं, उनका जो टाइम में है वो एक्सपैंड होती है। जो भी चीज फ्रीक्वेंसी डोमेन में होती है उसका रिवर्स ऑपोजिट टाइम डोमेन में होता है। तो अगर हमारे पास ये मतलब फ्रीक्वेंसीज बहुत ही शार्प, मतलब f1 अगर लाइक जहां एंड हो रहा है वहां f2 स्टार्ट हो रहा है, तो फिर टाइम डोमेन में भी वो आपस में फिर एक्सपैंड होकर ओवरलैप करेंगी और हमें बहुत शार्प फिल्टर चाहिए होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इम्परफेक्ट फिल्टरिंग के लिए, क्योंकि फिल्टर जो हमारे होते हैं उनका एक शार्प कट ऑफ नहीं होता, बल्कि वो यूजुअली ऐसे होते हैं, तो वो करने के लिए हम रखते हैं फिर बीच में गार्ड बैंड्स। दिस इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नैरो बैंड कम्युनिकेशन, और ये यूज होता था जैसे कि एम्प्स सिस्टम है उसमें यूज हुआ है हमारा FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिस्टम। तो इसमें जो नंबर ऑफ चैनल्स होती है जो सपोर्ट होती है एक FDMA सिस्टम में है, दैट इज इक्वल टू, एक तो जो टोटल स्पेक्ट्रम हमारा एलोकेट होगा माइनस द टू गार्ड बैंड्स फ्रंट एंड बैक, वो डिवाइडेड बाय द इंडिविजुअल चैनल बैंडविड्थ होगी, हमारे पास मिलेगा द नंबर ऑफ चैनल्स हमारे पास होंगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो आपको बस याद रखना है। अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि a system is allocated a total bandwidth, हमारे पास जो टोटल बैंडविड्थ अभी हम बात कर रहे थे BT की, वो दी है 30 मेगाहर्ट्ज फॉर अपलिंक, अनदर फॉर 60, तो टोटल बैंडविड्थ हमारे पास हो जाएगी फिर हमारे पास हाँ 30 है। तो मतलब हम अगर एक सिनेरियो लेते हैं तो 30 हमारे पास है अपलिंक के लिए भी और 30 हमारे पास है डाउनलिंक के लिए भी, और हर किसी यूजर को हम असाइन कर रहे हैं 50 किलोहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज BC जो हमारे पास है, हर किसी यूजर को वो दे रहे हैं हम 50 किलोहर्ट्ज। जो हमारे पास गार्ड बैंड्स है वो 15 किलोहर्ट्ज के लिए है, वो रिक्वायर्ड है हमारे पास टू मिटिगेट दिस इंटरफेरेंस, और वो बोथ साइड्स में होंगे, तो हमें ट्वाइस करना पड़ेगा। हमें देखना है कि एनालॉग यूजर्स हम कितने इसमें सपोर्ट कर सकते हैं पहले केस में, और ऑल्सो वी हैव टू फाइंड कि फाइंड द नंबर ऑफ यूजर्स इफ वी हैव अ मोर एफिशिएंट सिस्टम, जहाँ पे एक तो BC हमारे पास और थोड़ा टाइट है, हम BC को कम कर रहे हैं, हमारा जो गार्ड बैंड है वो भी कम है, तो हम देख रहे हैं दिस इज अ मोर एफिशिएंट सिस्टम इन केस इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ के हिसाब से। तो हमें देखना है इन दो कंपैरिजंस में हमारे पास जो नंबर ऑफ एनालॉग यूजर्स होंगे वो कितने हैं। तो हम बस सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाली फॉर्मूला, तो पहले केस में जो हमारा n होगा दैट इज 30 सॉरी 2 into
15 into 10 is power 3. हमें हमेशा इस वैल्यू का एक फ्लोर वैल्यू ही लेना होता है। इस ये जो हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इट मींस फ्लोर वैल्यू। इट मींस अगर आपका वैल्यू आता है 56.3, आप 56 ही लोगे, जो उसका मतलब लोवेस्ट नियरेस्ट इंटीजर होगा वो। कभी अगर आप ये देखते हो, इट मींस कि अगर आप इस वाले कंडीशन में फिर 57 लोगे, इट मींस कि जो हाईएस्ट नियरेस्ट इंटीजर होगा उसका वो। तो इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दिस इज मैंने 10⁻³ सबसे कॉमन निकाल के ना वो कैंसिल कर दिया है, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 599। सेकेंड पार्ट है उसमें, द चेंज उसमें हुई है कि वो थोड़ा सा एफिशिएंट है बैंडविड्थ के हिसाब से। जितना हमने इसको नैरो पार्टीशन किया, वी सॉ दैट कि हमारे नंबर ऑफ जो यूजर्स है वो 599 से मतलब ऑलमोस्ट 600 से ऑलमोस्ट 3000 तक पहुंच गए हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग सिस्टम जहां वी आर यूजिंग, तो ये भी ज्यादा है हमारे पास, जो ईच यूजर को हमने बैंडविड्थ दिया है वो भी ज्यादा है, और जो गार्ड बैंड है वो भी ज्यादा है। फिर जब हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स आए, दे बिकम मोर एफिशिएंट। मैंने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल यूज नहीं किया, इट्स जस्ट एन इलस्ट्रेशन दिखाने के लिए कि कैसे फर्क पड़ता है जो हम इसको कम अलॉट करेंगे, जितना हम नैरो बैंड बनाएंगे और जितना हम कम गार्ड बैंड यूज करेंगे। बट फिर कम गार्ड बैंड यूज करने के भी अपने नुकसान हैं, जो हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग ऑन। मैम एक हाँ रिक्वेस्ट है, अगर 599 पॉइंट लेट अस सपोज 0.5 से ऊपर है, 0.6 है, 0.7, हाँ 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 देन आल्सो वी विल टेक 599, हाँ राइट? हाँ हाँ या इसका लॉजिक यही है कि इट डज नॉट मैटर इवन इफ इट इज 599.9, इस वाले फंक्शन से 599 ही आएगा। इट मींस जो हमारा लोएस्ट वहाँ क्लोजेस्ट इंटीजर है वही देखना है आपको। ओके, तो देन वी मूव ऑन टू टीडीएम। टीडीएम में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ यूजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल मे बी हमारे पास जो एन है, हम वो अगर हमारे पास 200 है, तो ऐसे हमारे पास 200 इनका स्लॉट होगा, टाइम स्लॉट्स होंगे। तो हमने T1 दे दिया है यूजर 1 को, उसके बाद फिर Tn+1 भी हम यूजर 1 को ही देंगे। ऐसे यूजर 2 को हम देते हैं T2, और फिर यहाँ पे Tn+2 देंगे हम यूजर 2 को। तो इट्स लाइक डिफरेंशिएटिंग करना साइक्लिक पीरियोडिक फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स, कि पहला इसको मिलेगा, फिर इसके बाद इसको टाइम मिलेगा, इसको टाइम मिलेगा। लेकिन एक फायदा है इसमें कि हम इसमें बहुत टाइम पीरियड के मतलब फ्रीक्वेंसी जो है बैंडविड्थ वो यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर यूजर उस, क्योंकि इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ये नहीं है, फ्रीक्वेंसी पार्टीशन नहीं है, टाइम के बेसिस पे है। एफडीए में ये था कि हम ऑल द टाइम यूजर अपनी जितनी भी उसको कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है बैंडविड्थ, वो उस पर्टिकुलर बैंडविड्थ को यूज कर रहा है ऑल द टाइम। बट इसमें यह है कि एक पर्टिकुलर यूजर ऑल द टाइम तो यूज नहीं कर रहा, बट हाँ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को यूज कर सकता है। जो एफडीए में है इट्स अ कॉन्टिन्यूअस थिंग, क्योंकि आप देख रहे हो कि ऑल द टाइम हम वो यूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, ये कंटिन्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बोल रहे हैं हम। तो एफडीएमए में एक यूजर कंटिन्यूअसली ऑल द टाइम यूज कर रहा है, और टीडीएमए में नहीं यूज कर पाता है वो ऑल द टाइम, उसको उसको बस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट्स ही मिलते हैं यूज करने के लिए। तो दैट मीन्स वो एक नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म है। एंटायर बैंडविड्थ यूज होती है तो उसमें हाई चांसेस है कि वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव हो। मतलब हमारी जो बैंडविड्थ नैरो बैंड होती है, इट मीन्स कि हम कम बैंडविड्थ के थ्रू भेज रहे हैं अपना डेटा, तो उसके जो चांसेस होते हैं कि वो उसका जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव हो जाए बैंड मतलब चैनल, वो कम है। बट जब हमारा एंटायर बैंडविड्थ यूज कर रहे हो तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी हमारी कि हमारे जो चैनल है दैट विल बी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव।
इसमें ISI भी ऑकर होगा बिकॉज हम टाइम के बेसिस पे जब स्लॉट्स कर रहे हैं तो देयर विल बी इंटरफेरेंस, बिकॉज अगर एक टाइम थोड़ा सा भी मल्टीपल कोई इसमें आया, फॉर एग्जांपल एक मल्टीपल वी गेट अनदर एक बीम हमारे पास होगी, अगर थोड़ा सा भी वो डिले होगा तो यू कैन सी कि कैसे ये मल्टीपल सिंबल्स आपस में इंटरफेयर कर पा रहे हैं, ये इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, तो इंटरफेरेंस होगी। इसमें हमें अडेप्टिव इक्वलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड भी होगा। टाइम का मसला जहाँ पे भी होगा, चाहे वो हम TDD की बात कर रहे हो या TDMA की बात कर रहे हो, व्हेनेवर वी आर स्प्लिटिंग हमारा टाइम वाला रिसोर्सेज, हमें उसमें बहुत ख्याल रखना है सिंक्रोनाइजेशन का। अगर हमारी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ होती है तो हम दूसरे सिंबल को पहला सिंबल मान सकते हैं, ऐसी चीजें हो सकती है। तो ये यूज हुआ था GSM में, और इसमें जो नंबर ऑफ हमारे पास चैनल्स है वो है फिर m टाइम्स BT - 2BG। मतलब अभी हमने देखा कि हमने जो टाइम स्लॉट्स हमने यूज किए तो उसकी वजह से ये m फैक्टर आता है। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ TDMA यूजर्स जो एक पर्टिकुलर चैनल पे जाएंगे। और जो यहाँ पे ये वाला केस जो है ना, ये प्योरली TDMA का नहीं है, ये है TDMA प्लस FDD। इट मीन्स कि हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन भी किया है और TDMA भी किया है, उस केस में ये यूज होगा। उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये FDMA से ये टर्म आती है। इट मीन्स कि और हमारा ये फ्रीक्वेंसी रिसोर्स है और ये हमारा टाइम रिसोर्स है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में भी अलग अलग बैंड्स हैं हमारे पास, और उस हर बैंड पे ऐसा हो रहा है कि हम टाइम स्लॉट्स को अलग अलग यूजर्स को दे रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये जो अलग अलग यूजर्स को दे रहे हैं वो फैक्टर यहाँ m रिप्रेजेंट करता है, और जो ये मल्टीपल बैंड्स है वो इससे रिप्रेजेंट होती है। तो इसमें हमारी जो नंबर ऑफ चैनल्स है वो बढ़ गई। अब इस फॉर्मूला के हाँ एक दोस्त बहुत छोटा सा हाँ क्या हाँ श्योर देख श्योर। लेते हैं मैडम। मैम अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे अभी आपने ऊपर फार्मूले वाला बताया, क्या पता यही वो लास्ट जो आपने करा रहे हैं, इसमें हाँ पहले लोअर बाउंड निकाल लेंगे FDMA का, देन वी विल मल्टीप्लाई विद द m, या पूरा मल्टीप्लाई करके फिर लोअर बाउंड लेंगे? दोनों में से क्या करेंगे मैम? पहले लोअर बाउंड निकालेंगे FDMA का, देन वी विल मल्टीप्लाई विद द m, or we have to multiply first with the m then take the lower bound of this? मेरे हिसाब से आप कुछ भी करो ना, आपका जो आंसर है ना वो बहुत नियर आएगा आपके जो ऑप्शंस दिए होंगे, क्योंकि ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि दे विल जस्ट डिफर बाय वन नंबर, वन इंटीजर, ऐसा तो होगा ही नहीं। बट हाँ मैम अभी उसमें एक बार एग्जाम वाले उसमें है, असाइनमेंट वाले में है ऐसा। अच्छा ओके। तो देखो ऐसी बात है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपने दूसरे का लोअर बाउंड ले लिया, वो एक इंटीजर आ गया, m तो इंटीजर होगा ही होगा ना, तो चलेगा, m से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बट हाँ पूरे का एक साथ कर दो वो भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक TDMA और FDD सिस्टम है जो यूज कर रहा है 30 मेगाहर्ट्ज फॉर द फॉरवर्ड लिंक विच इज ब्रोकन इनटू रेडियो चैनल्स ऑफ 150 किलोहर्ट्ज। तो हमारे पास जो BT है दैट इज 30 मेगाहर्ट्ज, और जो BC होगा दैट इज 150 मेगाहर्ट्ज, सॉरी किलोहर्ट्ज। एंड हमारे पास जो फिर इफ 10 स्पीच चैनल्स आर सपोर्टेड ऑन अ सिंगल रेडियो चैनल, इट मींस कि m हमारे पास 10 दिया गया है, यू हैव टू फाइंड द number of simultaneous users that can be accommodated if no guard band is assumed। इसका मतलब इसका यहाँ पे जो BG है वो है 0। हमारा जो फॉर्मूला था that is m BT minus twice BG divided by BC। तो ये टर्म तो खत्म हो गई हमारी। we have n equal to m times BT divided by BC, that is 10 multiplied by 30 10 raised to power 6 divided by BC। 2000 n is 2000। हाँ very good, we have 2000 simultaneous users जो हम accommodate कर सकते हैं। ओके तो फिर सर ने और भी चीजें हमें यहाँ पे मतलब और क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स ट्राई दिस वन।
दिस इज कि अगर हमारे पास एक GSM, हमें पता है GSM में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, वी अभी स्टडीड राइट, TDM में यूज हुआ था ना, हाँ TDM में। Frame structure है where each frame consists of 5 time slots and each slot contains 150 bits and data is transmitted at 250 kilobits per second in the channel. पहले आपको बताना है कि duration of a bit कितना है, then बताना है कि time duration of a slot कितना है, फिर time duration of a frame कितना है। तो आपको पहले ही बताया गया है एक फ्रेम में you have 5 time slots, ठीक है। तो you have 5 time slots in each frame and each slot has 150 bits। जो आपकी डेटा रेट दी हुई है that is 250 kilobits per second। तो हम अगर देखा जाए इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा M है that is 5 टाइम स्लॉट्स, हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ जो बिट्स है हर किसी स्लॉट में वो है 150 बिट्स, और ये हमारे पास रेट है जिस रेट से ट्रांसमिशन हो रहा है। अब पहला ही पार्ट है टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ स्लॉट, that will be equal to 1/RP, सॉरी टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ बिट, हाँ that will be 1/RP। एक बिट का कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, that is 4 माइक्रोसेकेंड्स आता है हमारा एक बिट का ड्यूरेशन। अब हमारे पास है टाइम स्लॉट, टी का स्लॉट, एक टाइम जो स्लॉट है उसमें कितने बिट्स है हमारे पास, 150 बिट्स है ना हर किसी स्लॉट में। हमने देखा इस वाले फॉर्मूला से कि एवरी बिट टेक्स अप 4 माइक्रोसेकेंड्स, तो दैट विल बी हमारा NB मल्टीप्लाइड बाय TB। It's just a simple exercise to know the relationship between bits, slots, frames and all. Which is 600 microseconds। हमारा टाइम बढ़ रहा है बिकॉज हम अब कंसिडर कर रहे हैं बहुत सारी बिट्स जो है 0. अब हम मिली सेकेंड्स में पहुंच गए, यहाँ हम माइक्रो सेकेंड्स में थे। अब इसके बाद वी हैव टू फाइंड फ्रेम का, दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज उतने हमारे पास स्लॉट्स है, ये एक स्लॉट का टाइम है, नंबर ऑफ स्लॉट्स दैट विल बी द फ्रेम टाइम। थ्री मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ के ये देखते हैं कि हमारे पास वी हैव CDMA, दैट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें हम हर कोई यूजर पूरे टाइम को और पूरे बैंडविड्थ को एक्सेस कर पाएगा, सारे रिसोर्सेज यूज कर पाएगा प्रॉपरली। बट वो सिर्फ अब कैसे सेपरेट होंगे, हाउ कैन वी सेपरेट देम, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट पावर देते हैं और उनका अपना अपना अलग कोड होता है। देखो जो CDMA है ना उसके मेनली 2 टाइप्स है, वो सर ने दिखाया नहीं है डिटेल में बट आई एम जस्ट जितना मुझे पता है, एक तो है कोड वाला और दूसरा होता है पावर वाला। मैंने पावर के बारे में ज्यादा पढ़ा हुआ है तो उसमें मैं बता सकती हूँ कि उसमें क्या होता है कि एक अगर हमारे पास ये एक ट्रांसमीटर है, जस्ट फॉर नॉर्मल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आई डोंट थिंक ये डिस्कस हुआ है क्लास में, और ये दूसरा यूजर है, 2 यूजर्स है और इस ट्रांसमीटर को सेंड करना है यहाँ पे डेटा। तो मल्टीपल, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल यूजर्स है, मोर देन 1 तो हम मल्टीपल ही बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल। अभी अब तरीका क्या है हमारे पास कि हम यहाँ से यहाँ सिग्नल भेजे, यहाँ से यहाँ, एक तो ऐसे कर सकते हैं कि आधा फ्रीक्वेंसी बैंड इसको दे दे और फिर कुछ गार्ड बैंड के बाद इसको दे दे फ्रीक्वेंसी बैंड, तभी इंटरफेयर नहीं करेंगे आपस में, वो भी कर सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं कि पहले कुछ सेकंड इसको इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद इसको इन्फॉर्मेशन जाएगी, पहले फिर इसको जाएगी फिर इसको जाएगी, ऐसे टाइम रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर हम इनको टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों रिसोर्सेज देना चाहते हैं बट इनको फिर भी सेपरेट करना चाहते हैं किसी बेसिस पे, तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे
सिग्नल भेजते हैं जो कॉम्बिनेशन होती है दो सिग्नल्स का, एक इसकी सिग्नल है, फॉर एग्जांपल इसको y1 चाहिए और इसको y2 चाहिए, तो हम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक पावर लेवल P1 होती है, उसको y1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर करते हैं हम यहाँ पे P2 मल्टीप्लाई y2 से, ऐसा करते हैं। और सिंस हम मान लेते हैं कि ये चैनल जो है ये बेटर है इस चैनल से, हम इससे इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इसको ज्यादा एटेन्यूएशन, ज्यादा खराबी होगी, तो हम जो पावर है इसको P1 को जो y1 को दे रहे हैं वो कम होगा, जो P2 है वो ज्यादा होगा। फिर जो ये नियर यूजर होता है, नजदीक वाला, वो क्या करता है काम, वो डिकोड करता है y2 को भी और y1 को भी डिकोड करता है, लेकिन इसको वो डिस्कार्ड करता है और इसको वो यूज करता है y1 को, अपनी सिग्नल को। और जो इसके पास आती है रिसीव्ड सिग्नल, उसमें ये पावर 1 कम होता है और ये ऑलरेडी इट हैज बिकम बहुत कम, तो जो P उसको ये नॉइज मान लेगा, इसको ये इंटरफेरेंस मान लेता है और ये अपने y2 को डिकोड कर लेता है। तो ये पावर वाला है। अब मैं आपको कोड वाला बताती हूँ। कोड में वाले में क्या होता है कि हर किसी यूजर, यहाँ पे राइट नाउ दिस इज अ केस जहाँ पे हर कोई यूजर जो है, फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई सिनेरियो नहीं बता रही हूँ डाउन लिंक का अप लिंक का, अभी मैं समझा रही हूँ एक जनरल सिनेरियो। हर कोई यूजर या फिर मतलब हर किसी यूजर के लिए जो सिग्नल जा रही है वैसे अज्यूम कर सकते हो आप, उसके लिए एक रैंडम कोड जनरेट होता है, बट वो एक सीडो नॉइज कोड होता है, सीडो रैंडम होता है वो, क्योंकि हमें पता है जो नॉइज होती है, नॉइज की क्या प्रॉपर्टीज है, एक तो पहली चीज की वो बहुत रैंडम है, उसकी कोई यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, हम फिर अज्यूम करते हैं कि वो गॉसियन है क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा होती है, और जब भी बहुत चीजें मतलब एक साथ बहुत सारे रैंडम प्रोसेसेस होते हैं हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो गॉसियन है अकॉर्डिंग टू सेंटर लिमिट थ्योरम। और जो नॉइज होती है वो बहुत स्पेक्ट्रम, एडब्ल्यूजन जो होती है वो बहुत स्पेक्ट्रम को अज्यूम मतलब कवर करती है और वो रैंडम होती है इन नेचर, बट दिस इज सीडो रैंडम। इट मीन्स कि ये रैंडम जैसा लगता है हमें स्टैटिस्टिकली, बट ये रैंडम होता नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक होता है, इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। और हम जो ये रैंडम सीक्वेंस जनरेट करते हैं, रैंडम कोड जनरेट कर रहे हैं, वो रिसीवर और ट्रांसमिट के बीच में शेयर होता है, उनको पता होता है कि मेरा कोड कौन सा है, और जब वो डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं उस कोड से, वो अपना डेटा वापस रिट्रीव कर पाते हैं। अगर कोई दूसरा यूजर उसको अपने कोड से मल्टीप्लाई करेगा तो वो उसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो डेटा एग्जिस्ट मतलब इज नॉट मतलब ठीक नहीं रहेगा, मतलब इट विल नॉट नो कि डेटा क्या है, मतलब वो डेटा ठीक से रिसीव नहीं करेगा वो रिसीवर जिसका डेटा वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे शो किया है एग्जाम्पल से कि हमारे पास यूजर 1 है, 2 है और टूवर्ड्स n यूजर्स है हमारे पास, और उनका डेटा है डेटा 1, डेटा 2, डेटा, वो कैसे जनरेट हुआ कि इसके पास एक सीक्रेट कोड था, उसने इसको मल्टीप्लाई किया अपने डेटा के साथ, इसके पास एक सीक्रेट कोड था, उसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसने अपने कोड के साथ मल्टीप्लाई किया। चैनल के थ्रू जब भी पास होते हैं तो सारा डेटा पास होता है, इन सबका कॉम्बिनेशन पास होता है। वो जो कंबाइंड डेटा है जब वो यूजर 1 के पास पहुंचे, रिसीवर 1 के पास पहुंचेगा, वो उसको अपने कोड 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तब उसको डेटा 1 मिलेगा, और जब वो ऐसे रिसीवर 2 अपने वाले कोड से मल्टीप्लाई करेगा उसको अपना डेटा मिलेगा। ऐसे ही एन यूजर्स ऐसे करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शफलिंग होती है, जनरेट होते हैं कुछ रैंडम कोड्स उनके साथ मल्टीप्लाई करके, बट वो रिसीवर पर्टिकुलर कोड को पता होनी चाहिए, और जब वो सिग्नल उसके पास आती है वो उसको उससे मल्टीप्लाई करता है। इट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर देन दैट, बट ऐसा समझ सकते हो कि कोड अलग अलग दे दिया है उनको, अलग अलग, मानो आप हर किसी के पास अलग अलग चाबी है, ताला अलग अलग लगा हुआ है, और रिसीवर के पास अलग अलग चाबी है जो सिर्फ वही ताला खोल सकती है, और मतलब अपना पर्टिकुलर ताला। अब आई जस्ट ब्रीफ डिस्कशन में ये बोलना चाहूंगी कि सीडो रैंडम जो नॉइजेज है हमारे पास, सीडो नॉइज कोड जो होता है वो क्या होता है, एक डिटर्मिनिस्टिक ही है, ये सीडो नहीं होता, मतलब इट्स नॉट अ रैंडम प्रोसीजर, इसे हम सीडो बोलते हैं क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक है, पीरियोडिक बाइनरी सीक्वेंस होती है जिसकी प्रॉपर्टीज मिमिक करती है, इसकी जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है वो मिमिक करती है किसके साथ, नॉइज के साथ। इसका ये प्रॉपर्टी कि इसका बहुत एक्सपेंस है एंड मतलब इट लगता है रैंडम, तो वो इट लुक्स लाइक अ नॉइज सिग्नल। इनको हम स्प्रेडिंग कोड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही ये फास्ट बिट्स होती है, तो ये फिर वाइडर स्पेक्ट्रम मतलब इट्स फास्ट, टाइम इनका ts जो है वो बहुत कम होता है, तो इट विल एक्सपैंड इन द बैंडविड्थ, तो ये इनका जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा होता है, लाइक नॉइज। हम नॉइज की बात करते हैं ना कभी, तो हम बताते हैं उसका जो psd है वो ऐसे होता है, ऐसे बताएंगे। रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, हम यूजुअली ऐसे लेते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर बैंडविड्थ से किसी पर्टिकुलर बैंडविड्थ तक ही लेते हैं, बट
प्रैक्टिकली हम बताते हैं कि जो उसका नॉइज होता है उसका स्पेक्ट्रम इज लाइक दिस। तो वैसे उसको मिमिक करता है कि इट हैज अ वाइड बैंडविड्थ। Okay, we have a practice question again. तो ओवरऑल अभी हमने 3 मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में देखा, जिसमें से हमने 2 पे न्यूमेरिकल्स किया, 3 को तीसरे वाले को हमने बस ऐसे ही जनरली दिखाया, उस पे कोई न्यूमेरिकल सर ने नहीं दिखाया तो मैंने भी कोई डिस्कस नहीं किया है कोई न्यूमेरिकल उस पे। आई डोंट थिंक उस पे कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एंड ऑल स्टफ रिलेटेड है। तो विल जस्ट डू अनदर न्यूमेरिकल किस पे, OFDM सिस्टम्स पे। तो वी हैव दिस OFDM सिस्टम विद टोटल बैंडविड्थ है उसके पास 5 मेगाहर्ट्ज। अगर हम एक सिंगल कैरियर सिंबल सिस्टम को अज्यूम करते तो तब हमारे पास जो सिंबल ड्यूरेशन थी TS दैट इज 0.6 माइक्रोसेकेंड्स। अब हमारे पास वो अलग अलग इनमें होगा, सब कैरियर से हमारे पास अब 128। अगर हमारे पास जो साइक्लिक प्रीफिक्स है वो 10 सैंपल्स का है एंड वी हैव 16 मॉड्यूलेशन स्कीम। व्हाट इज द टोटल ट्रांसमिशन टाइम per OFDM symbol and the corresponding data rate? I think you guys should try this for a second. I'll take a 5 minutes break. I'll give you 5 minutes. Please try this question if you can. Okay. So we have been given इसमें हमारा bandwidth 5 megahertz, number of subcarriers 128. We have been given the number of samples in guard interval 10, modulation order, और उसके हिसाब से हमारा जो number of bits होंगे that's 4, and then we have symbol duration. Yeah. So we have to find the total transmission time. It will be n times, sorry, it will be हमारे पास जो total transmission time होगा T, that will be equal to 10 Tn plus Tg. This is equal to n times Ts plus tau times Ts. ये ऐसे हम numericals और भी कर चुके हैं. This is 128 multiplied by 0 microseconds plus 10 times 0.6 microseconds, which is equal to 82.8 microseconds. डेटा रेट की अगर हम बात करें
अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेशन ऑर्डर हमारे पास होगा वो k मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय t which is equal to 4 multiplied by 128 divided by 82.8 kilobits per second. So we have this total transmission time and this is our data rate. आपको एक क्वेश्चन ये भी था to compute the PPAR or of sine wave and the square wave. I'll just brief थोड़ा सा कि how do we compute the PAPR value. तो जो PAPR है it means peak to average power ratio कि आपका पीक वैल्यू क्या है एंड आपका एवरेज वैल्यू क्या है आपके पर्टिकुलर सिग्नल का. इट्स जस्ट अ सिंपल रेशियो बिटवीन द पीक पावर जो मतलब मैक्सिमम होगा एंड द एवरेज पावर जो आप पीक. हेलो, पीक पावर है दैट इज पीक पावर ऐसे कंप्यूट करते हैं हम पहले ही हम लेते हैं दिस इज द आपने जो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा सिग्नल का एक्स ऑफ टी का जो भी वैल्यू होगा उसको पहले ही तो आप लोगे उसका मॉड वैल्यू इट मींस कि एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे पॉजिटिव वैल्यू लोगे उसका एंड फिर उसको स्क्वायर करोगे विच विल गिव यू द पावर. तो एम्पलीट्यूड को जो आपने पॉजिटिव एंड स्क्वायर कर दिया दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन टू शो दैट कि हमें पॉजिटिव फिगर्स को ही लेना है स्क्वायर से विल गेट द पावर एंड उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही है आपका पी पीक. जो पीक पी एवरेज होगा वो आप कंप्यूट करते हो आप देखते हो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर टाइम जो पीरियड होगा उसका. एक सेकंड somebody has written something in the between them. So Ravi, you have asked this question on to share the code between transmitter and receiver. Is there a method to share this code between them so they can use this code? Yeah, I think there must be like some pilot signals या फिर I don't know specifically, but there would be a मतलब method to share this code between them. 0 to t x of t का square dt. So this is the way when you find average over one time duration. आप लेते हो एब्सोल्यूट वैल्यू यू स्क्वायर दैट एंड गेट द ये पावर एंड उसी पावर को आप फिर टाइम के साथ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जिसको आप टी ड्यूरेशन बोलते हो उसमें आप उसको एवरेज आउट करते हो उस पर्टिकुलर पावर को जो भी उसका वैल्यू होगा. तो अब हम देखते हैं साइन वेव के केस में कैसा रहेगा. साइन वेव यूजुअली हम ऐसे बना देते हैं स्टार्टिंग एट 0 फिर ऐसे इट्स रिपीटिंग एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. दिस इज टाइम एंड दिस विल बी हमारा एक्स ऑफ टी. So maybe it has an amplitude of a that is its highest amplitude and ये इसका एक time period रहेगा t. So x of t is equal to ये एक जनरल फॉर्म है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक साइन वेव को. ये इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है फ्रीक्वेंसी. दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉरी एंड दिस इज हमारा एम्पलीट्यूड जो हमने यहाँ पे ए रखा है जो कुछ भी हो सकता है 1 भी और कोई भी नंबर. इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा मैक्स ऑफ जो इसका पीक वैल्यू है क्योंकि इसका मैक्स वैल्यू ए है तो होगा ए स्क्वायर फिर इसको हम स्क्वायर करेंगे. मूविंग ऑन जो इसका पी एवरेज वैल्यू होगा वो होगा 1/t
इंटीग्रेट करेंगे हम इसको 0 से लेके t तक। किसको? a sin ओमेगा t के स्क्वायर को। And when we solve this particular thing, it comes like this, a square by t multiplied by t। इसका वैल्यू जब सॉल्व करते हैं आगे चल के ऐसे 0.2 t a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। फिर इसको हम ब्रेक करते हैं वो ट्वाइस, आई थिंक ऐसा कुछ है, cos ऑफ टू मेक ट्वाइस थीटा टी समथिंग लाइक दैट। ऐसे वी ब्रेक इट एंड उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे इंटीग्रल को, वी गेट दिस वैल्यू लिमिट्स अप्लाई करने के बाद जो है 0 to t, एंड देन वील गेट द वैल्यू a स्क्वायर बाय 2। तो इसका जो p एवरेज है साइन वेव का दैट इज a स्क्वायर बाय 2, और जो इसका पीक वैल्यू है वो है a स्क्वायर। तो हमारे पास जो p a p r होगा that will be the peak value divided by the average value which is equal to 2। तो ये वाला वैल्यू इज इन लीनियर स्केल। अगर हमें देखना होगा इन dB में क्या होगा, ये 10 log to the base of 10 of 2 which is equal to 3, almost 3 dB के बराबर है ये। तो अगर आपको बोला जाएगा PAPR वैल्यू क्या है इसका साइन वेव का, तो आप बोल सकते हो इट इज 3 dB। दूसरा है अब स्क्वायर वेव। Square wave is like we have abrupt discontinuities है, मीन्स के अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जिस लाइक ये अगर हम मानेंगे प्लस ए है, दिस इज माइनस ए, तो ये प्लस ए है जब हमारा टाइम का वैल्यू है टी से लेके सॉरी 0 से लेके t by 2, क्योंकि ये अगर t होगा तो दिस विल बी t by 2, एंड इसका वैल्यू होगा माइनस ए जब वैल्यू होगा फिर t और t by 2 के बीच में t by 2 से t तक इसका वैल्यू माइनस ए होगा। तो अगर हम देखेंगे इसका जो मैक्स वैल्यू है वो भी a स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है और उसका जो स्क्वायर होगा दैट इज a स्क्वायर, और जो इसका अब एवरेज पावर है वो हम देखते हैं कितना होगा। आप देख सकते हो कि इसमें जो हमारा ये वैल्यू है इसका अगर देखेंगे वैल्यू इसका वैल्यू a और माइनस a, या तो a है या तो माइनस a है, बट जब हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हमेशा ही इसका वैल्यू a ही रहेगा ऑल द टाइम, 1/t 0 से t एंड विल गेट a स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा मैंने बोला a ही रहेगा। इसको बस सॉल्व किया, दिस इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। फिर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 से t ऑफ dt दैट इज इक्वल टू वहां पे t वैल्यू आएगा, उसको फिर हमें लिमिट्स देनी पड़ेंगी t से माइनस, तो हो गया t माइनस 0, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू भी a स्क्वायर ही है। तो जो इसका PAPR होगा लीनियर स्केल में दैट इज a स्क्वायर बाय a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और dB में 1 किसके बराबर होता है, 0 के। तो स्क्वायर वेव का इज 0 dB, PAPR वैल्यू जो है वो है 0 dB। ओके अभी आई थिंक आप लोगों के साथ अब असाइनमेंट के सॉल्यूशंस भी शेयर हो रहे हैं, और आपको जो कुछ टाइम में आफ्टर यू सबमिट द 8th असाइनमेंट उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसे मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ वैसे ही मैंने उसका सोल्यूशन भी बनाया है, तो वो आपके साथ शेयर होगा, तो वो आप लोग फिर देख लेना एग्जाम से पहले। अभी हम 7th वाला डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों के पास ये सोल्यूशन शेयर हो गए होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमने बताया है कि
which of the following statements, ये MSQ है, it means कि इसके multiple answers सही होंगे. Which of the following statements are true regarding the use of multi-carrier modulation, जैसे कि उसमें example है OFDM in high data rate wireless systems. उसका क्या, which statements are true for multi-carrier modulation schemes? पहला है high data rate single carrier system require complex with many taps. हाँ. तो ये this statement is true because high symbol rates with single carrier system shorten symbol time requiring long and many tap equalizers. And we have equalizer performance degrades in rapidly time varying channels due to difficulty in weight adaptation. Okay, this is true also. कि हम यूज क्यों कर रहे हैं मल्टी कैरियर अगेन जो है सिंगल कैरियर. जब हमारे पास बहुत डेटा रेट होती है और हम एक सिंगल कैरियर यूज करते हैं, फिर हमें एक मल्टीपल टैप्स वाला कॉम्प्लेक्स इक्वलाइजर यूज करना पड़ता है, और वो उसकी कंडीशन भी, मतलब उस इक्वलाइजर की परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होती है क्योंकि हमारे पास टाइम वेरिंग चैनल होती है, तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव होती है क्योंकि हमारे पास जो है हाई डेटा रेट है और हम सिर्फ सिंगल कैरियर यूज कर रहे हैं. इसीलिए अगर नैरो बैंड होता तो हमारे पास फिर फ्लैट फेडिंग चैनल होती. फॉर एग्जाम्पल ऐसे चैनल हो रही है, अगर हमारे पास नैरो बैंड होता तो वो फ्लैट फेडिंग ही कहलाएगा किसी किसी पोर्शन में से, यहाँ यहाँ. बट ऐसे तो ये फॉर वाइड बैंड इट विल बी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव. Multi-carrier modulation increases ISI, making it unsuitable for high rate systems. That is not the case. उसके बाद है multi-carrier modulation mitigates inter-symbol interference in broadband channels. That's true. इसमें ICI होता है but ISI नहीं multi-carrier systems में. आप लोगों ने तो किया होगा, तो आप मुझे इस सेकंड पार्ट का आंसर बता दो. I think you all must have submitted the assignment. In a multi-carrier system जिसके पास n सब कैरियर्स है और टोटल बैंडविड्थ हमारे पास BS है, why does increasing n reduce intersymbol interference in each sub channel? A. हाँ, तो यही A और लॉजिक है D. हमारा. A and D. ये I think it's an MCQ. It's going to have one answer. But हाँ, D can also be the answer, I think, because large n removes frequency selectivity from the channel. But A is a better representation of what we are saying. अगर ये MSQ होता तो उसमें लास्ट ऑप्शन भी आता. तो हमारे पास जो है BN, दैट इज द बैंडविड्थ, दैट इज सब चैनल बैंडविड्थ जो है वो है कि जो हमारे पास पूरी बैंडविड्थ अवेलेबल है नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब चैनल्स. तो जितना हमारे पास नंबर ऑफ सब चैनल्स बढ़ जाती है, तो हमारे पास जो है BN वो और कम हो जाएगा, और इससे चांसेस बढ़ जाते हैं BN के टू बी लेस देन BC जो हमारा कोहेरेंस बैंडविड्थ होता है. मैं आपको फिर भी एक बार समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस मान लेते हैं कि ये है आपकी चैनल की कोहेरेंस बैंडविड्थ, ठीक है, और ये है आपकी वाइड बैंड सिग्नल. अब अगर आप इसको मल्टीपल इस केस में तो हमारा जो BS है दैट इज ग्रेटर देन BC, तो वहां पे होगा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग. बट अगर अब हम इसको नैरो बैंड्स में ये कर रहे हैं, नैरो बैंड्स बना रहे हैं ऐसे कुछ, तो उसके लिए तो फिर तो होगा हमारा BS वेरी वेरी लेस देन BC, तो फिर ये होगा फ्लैट फेडिंग. We have question number 3.
A multi-carrier system operates over a total bandwidth of 3 megahertz in a channel with delay spread Tm equal to 50 microseconds. To ensure approximately flat fading on each subchannel, what is the minimum number of subchannels required? So you have to find n. n ढूंढना है हमें इस multi-carrier system के लिए. पहली बात we have been हाँ 1500. हाँ ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको. जो हमारा बैंडविड्थ है टोटल चैनल दैट इज 3 into 10 is past 6. इट मीन्स कि अगर हम इसको बोले कि व्हाट इज द हमारे पास डेटा रेट दैट इज आल्सो इक्वल टू 3 into 10 is past 6 सिंबल्स पर सेकेंड. जो हमारा डिले स्प्रेड है दैट इज 50 माइक्रोसेकेंड्स. तो अगर हमें ts निकालना होगा दैट विल बी 1/rs which is equal to 10 raised power minus 6 divided by 3 that is 0.33 microseconds. और फ्लैट फेडिंग के लिए क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमें इसको इतनी सब चैनल्स बनानी है कि एवरी सब चैनल विल हैव अ फ्लैट फेडिंग. तो फ्लैट फेडिंग के लिए हमें why कंडीशन ds and rs are equal both? फिर अज्यूमिंग दिस केस कि हमने सारी बैंडविड्थ यूज की है डेटा रेट के लिए एंड इसको हम यहाँ पे हर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बस सिंबल्स पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स व्हाट आई मीन. तो Tn जो है that is going to be greater than 10 times Tm. दिस इज द मैक्सिमम डिले स्प्रेड. उसके 10 टाइम्स हमारा Tn होना चाहिए. उसके लिए तभी हमारे पास जो होगी फ्लैट फेडिंग होगी. ये हम ऑलरेडी बहुत पहले देख चुके हैं फॉर्मूलाज में. 10 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइक्रोसेकेंड. तो जो हमारा ड्यूरेशन होना चाहिए Tn जो होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन 50 माइक्रोसेकेंड्स. तो Bn कितना होगा दैट विल बी 1/Tn. That is equal to 1/2 into 10 is power 3 hertz. Bs we already know is 3 into 10 is power 6 hertz. अब हमारे पास टोटल बैंडविड्थ ही पता है और हर किसी सब कैरियर की बैंडविड्थ ही पता है अंडर द कंडीशन वेयर इट इज गोना बी हैविंग फ्लैट फेडिंग. तो therefore n is going to be equal to Bs upon Bn. Okay. Now we have this fourth question. A multi-carrier system uses a symbol duration per carrier of Tn is equal to 100 microseconds, a roll-off factor of 0.25 and excess bandwidth जो guard band है epsilon equal to 0.1. What is the approximate bin bandwidth? मतलब हर किसी bin का जो multiple carriers में हमारे पास bins है उसका क्या bandwidth होगा? इसका आपने फॉर्मूला ऑलरेडी देखा होगा, हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में भी. आई थिंक उससे पहले वाले हाँ लास्ट लेक्चर. दिस इज द फॉर्मूला जहाँ आप यू ऑल्सो इन्वॉल्व द फैक्टर ऑफ रोल ऑफ जो होता है फिल्टरिंग की रेस कोसाइन की वजह से एंड दिस वन जो गार्ड बैंड्स की वजह से होता है जो बीच में होता है मल्टीपल कैरियर्स के. एंड इससे हम देखेंगे अभी हम वी हैव टू फाइंड हाँ वी हैव बीन गिवन Tn वी हैव बीन गिवन एप्सिलॉन वी हैव टू बी गिवन अल्फा आल्सो एंड या सो प्लीज फाइंड दिस वैल्यू. So what is the value? Can somebody please tell me? So if we have been given a roll-off factor of 0.25, we have been given an epsilon of 0.1, then and we will 13.5. Yeah, this comes out to be 13.5 kilohertz.
Okay, so which of the following technology uses OFDMA? So sir has mentioned, yeah, all of these use the technology of OFDMA. So we have to match the transmission schemes with their advantages. We have single carriers. Single B3 carrier. B3C2. Yeah. Okay. This is simple for flat feeding. Then we have OFDMA, which has high spectral efficiency, conventional model, low ACI and good in frequency feeding. Frequency feeding के लिए अच्छा है. Single carrier में क्या होता है कि we have a larger bandwidth, क्योंकि हम सिंगल कैरियर यूज कर रहे हैं, तो वी हैव जो BS है वो बहुत हाई है. तो अगर हमारे पास सिंपल फ्लैट फीडिंग चैनल है, इट मीन्स कि जो उसका कोहेरेंस टाइम है वो भी हाई है, तो इट विल वर्क वेरी फाइन. बट हाँ, अगर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग होगी तब इट विल नॉट वर्क फाइन. उसमें हमारे नैरो बैंड जो है मल्टीपल कैरियर्स वाला, दैट विल वर्क फाइन. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following leads to intercarrier interference in OFDM? वहां पे उसमें क्या था? हाँ, साइक्लिक प्रेफरेंस तो हम यूज करते हैं टू अवॉइड. इसमें है frequency offset is the answer. Which of the following statements is true regarding guard interval techniques in OFDM? Cyclic prefix eliminate करता है SI and ICI and preserves the subcarrier orthogonality by turning a linear into a circular convolution, और इसमें preserve होता है orthogonality. Let's consider a multi-carrier system. We have a multi-carrier system जिसका मैंने channel response यहाँ ये है, h of t is equal to alpha 0 delta of t plus alpha of 1 delta of t minus t1 plus alpha 2 delta of t minus t2. So इसका वैल्यू दिया है, t1 का वैल्यू है 10 माइक्रोसेकेंड्स, t2 का वैल्यू है 30 माइक्रोसेकेंड्स. And we are assuming 100 subcarriers, and हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं for BNs, and BC को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. What is the total bandwidth occupied by the system? तो T1 हमारे पास जो है T1 that is 10 microseconds. We have T2 equal to 30 microseconds, and we have N equal to 100. जो हमारे पास BC है that is almost equal to 1/T2 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो 30 microseconds is equal to 33 kilohertz. एंड उसके अकॉर्डिंग जो हमारा BN होगा that will be इसका हाफ 16.67 किलोहर्ट्ज. ऑप्शन बी 1.667. या क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. Excuse me. हाँ जी. For flat fading channel, it should be 10 times of the T2. कहीं मैम 10 times लेते हैं और कहीं नहीं लेते हैं, ऐसे कोई. What should be 10 times? What should be 10 times T2? Like the maximum delay spread multiplied by the 10 times, then only we can get the coherence bandwidth to have a no intersymbol interference. हाँ, आपने ये भी आपने ये भी देखा होगा सर हमेशा ये भी बोलते हैं कि यूजुअली हम जो बैंडविड्थ और टाइम को है ना ऐसे रिलेट करते हैं, बट कहीं कहीं पे वी पुट अ फैक्टर ऑफ समटाइम्स 0 point something 0.423, समटाइम्स दिस फैक्टर ऑफ 10. दिस काइंड ऑफ थिंग जो है ना ये वाला, दिस इज इंट्यूशन, नॉर्मल इंट्यूशन हमारा कि दिस इज एन इनवर्स ऑफ दिस. बट जब जितना हम इनको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं तो वी गेट अ प्रॉपर लाइक वो फैक्टर्स कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. बट हाँ, वो जो 10 भी है ना, दैट इज नॉट
फुल्ली वो वाला परमानेंट नंबर, कभी कभी 5 भी यूज होता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी बुक यूज कर रहे हो और आप कौन से प्रोफेसर के अंडर पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं, एंड आप कौन सी इट चेंजेस अ लॉट these things. Sir, like in this, the coherence bandwidth relation with the maximum delay split is already given, so Yeah, we should not have a problem. But if something is not written there, then what should we if take? something is not written there, you just take something जो हमने क्लास में यूज किया यूनिफॉर्मली, वही 10 वाला जो सर ने बताया ना, जो सर ने आपको बताया ना, वही यूनिफॉर्मली आपको यूज करना पड़ेगा। Okay, let's just move on to the last question. Why is a cyclic prefix required in an OFDM system? We have done this a million times. It's just to overcome this multipath and ISI. Okay. So this is all from my side. I think we are done, and thank you so much. आप लोगों का आप आए class में, because not most people come in the class. So I would like to thank everyone, and best of luck for your exams. This is all from my side. कुछ बोलना है आप लोगों को तो you can just let me know. Ma'am, Thank you so much. हाँ बोलिए. Madam, in our final exam, what will be the percentage of numericals or theory? Is there any percentage? How much numerical question and how much theory part? I think you guys should know. I don't know if I'm allowed to tell you this, but it is 30% MCQ, 30% 30% MSQs, and 35% numericals. I guess that's it. Something like that. Thank you, madam. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, I have so gone through all your problem resolution. All are very good, madam. I tried my best. I mean, like, thank you for the appreciation. So I would like to take your leave, guys, now. Thank you so much for coming to the class, and for sharing your doubts and for being here. And especially Ravi, you have been following the class from the start. I'm very thankful. आप नहीं होते तो I would just have talking to the blank wall. So that is, I'm very grateful for that. And thank you so much, everyone. You guys can just leave the meeting now. Thank you, madam. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you for your wonderful classes, ma'am. Thanks. Thank you. Bye-bye.